हेलो बच्चों, नमस्कार। सभी बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार। मुझे आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आपने पिछले 2 लेक्चरों का रिवीजन भी कर लिया होगा और आपने वीडियो देखी होंगी दोनों, और आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो का बार बार स्किप करके देखिए तो समझ में आएगा। कि ऐसा नहीं है कि आपको उसमें थोड़ा कठिन लग रहा हो। मैंने उसमें बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाया है। तो आज स्टार्ट करते हैं हम प्रश्नावली 1.2। इसमें अपरिमेय संख्याओं के बारे में बताया गया है, यानी कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर कुछ प्लस में भी दिया रहता है, जैसे कि 3 प्लस के कड़ी 5 हो गया या 2 प्लस के कड़ी 5 हो गया। तो ऐसे सवालों को हमें सिद्ध करना है, बताना है कि अपरिमेय संख्या क्यों है। तो प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है इसका पहला ही कि कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या क्यों है। सिद्ध कीजिए कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर ऐसे सवाल आते हैं, आपको करना क्या है, उसमें अपरिमेय संख्या लिखा है, हमें उसका उल्टा मानना है। हमें मानना है कि माना परमेय, यानी कि माना कड़ी 5 एक परमेय संख्या है। माना कड़ी 5 एक परमेय संख्या है। माना कड़ी 5 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है। अब परमेय संख्या क्या होता है? जिस संख्या को हम पी/क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। यानी कि कड़ी 5 को हम पी/क्यू के बराबर रखेंगे, क्योंकि हमने कड़ी 5 को परमेय संख्या माना है। तो परमेय संख्या क्या होता है? पी/क्यू। तो कड़ी 5 को हम पी/क्यू के बराबर रख सकते हैं, क्योंकि हमने माना है कड़ी 5 को परमेय संख्या, इसीलिए कड़ी 5 बराबर पी/क्यू। अब यहाँ पे पी और क्यू क्या है? पी और क्यू है सहअभाज्य संख्या है। यानी कि सहअभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनका एचसीएफ 1 होता है। इनका एचसीएफ 1 होता है, और यहाँ पे क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्यू डज नॉट इक्वल 0। तो हमने इसको समीकरण 1 दे देंगे, इसी को हम समीकरण 1 दे देंगे। समीकरण 1 दे दिया। अब करेंगे क्या? हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे। अगर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो कड़ी 5 इसका वर्ग करो, इसका वर्ग करेंगे तो क्या जाएगा? p² यही है। वर्ग करेंगे तो कड़ी से वर्ग से कड़ी हट जाएगा, यानी कि 5 बराबर p/q यही है p²। अब देखो q² को इधर ले आओ, फिर हो जाएगा q², और 5 किस में भाग दे दो? किसमें? p² में, और 5 का भाग दे दो। इसको मैंने समीकरण 2 दे दिया। समीकरण 2 दे दिया इसको। अब यहाँ देखो, अगर p² में 5 का भाग देंगे तो 5 से p² कटेगा। अगर p में भी हम 5 का भाग देंगे तब भी तो p कटेगा ना 5 से। कैसे? अगर मैंने या कोई संख्या लिखी है जिससे कि 36 किसका स्क्वायर होता है? आप कहेंगे 6 का। तो मैंने अगर इसमें 6 का भाग देंगे तो 6 से भी कटेगा, लेकिन इसको हम 6/6 यानी कि 6 × 36 लिख सकते हैं, यानी कि 6 का स्क्वायर है तो 6 से भी तो कटेगा 6। इसीलिए हम जब किसी संख्या के स्क्वायर में उस संख्या से भाग देते हैं तो उसका स्क्वायर भी कटेगा, वो संख्या भी कटेगी। तो यहाँ हम लिखेंगे p² 5 से विभाजित है। p² 5 से विभाजित है, और पी भी तो होगी 5 से, पी भी 5 से विभाजित होगी। इतना क्लियर? अब यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो हम समीकरण 1 में p बराबर 5c रखेंगे,
समीकरण 1 में 5C रख लो या 5B रख लो, कुछ भी रख सकते हैं। अब यहाँ से समीकरण 1 में, किसमें, समीकरण 1 में P बराबर 5C रखने पर, 5C रखने पर करड़ी 5 बराबर, और P की जगह 5C रखना है, नीचे आ जाएगा Q। अब नीचे Q आ गया तो इसका क्या करेंगे, हमने समीकरण क्या दे दी इसको, समीकरण कुछ भी बन दो अभी। अब यहाँ क्या करेंगे, हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो बोथ यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग कर, जैसा यहाँ वर्ग किया था ऐसा इधर करेंगे, तो यहाँ जाएगा करड़ी 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, या इसका करेंगे 5C बट्टे Q का, तो 25 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 80 का स्क्वायर C होगा, तो 25C स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, Q स्क्वायर बदल ले आओ, तो ये जाएगा 5Q स्क्वायर बराबर 25C स्क्वायर, यही आएगा। 5 का 25 में भाग दिया तो क्या आएगा, Q स्क्वायर बराबर 5C स्क्वायर, यही आएगा। यानी कि इसमें हम डायरेक्ट करना नहीं है, तो अच्छा है, समझ में आएगा। तो 5 का 25 में भाग दिया क्या आएगा, 5C स्क्वायर आएगा। और हमारा मकसद क्या है, C निकालना, हमारा मकसद क्या है, C निकालना। अगर यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा, फिर 5 का भाग इसमें देंगे तो Q स्क्वायर बट्टे क्या आ जाएगा, 5 बराबर C स्क्वायर, यही आएगा। इसको हम देते हैं समीकरण 3, इसको हम समीकरण 3 देते हैं। अब यहाँ के देखो, जो समीकरण 1 में हमने जैसा लिखा था वैसा यहाँ लिखेंगे। यहाँ लिखा था जो P स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, हमें यहाँ क्या लिखेंगे, Q स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 5 से, यानी कि अगर Q स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा तो Q भी तो 5 से डिवाइड होगा। आप कहेंगे बिल्कुल होगा, यानी कि Q स्क्वायर 5 से विभाजित है, विभाजित है, और विभाजित है Q भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। अब इसको समीकरण 3 दिया, इसका मकसद क्या है, यानी कि P और Q में देखो दोनों कॉमन है, 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, तो दोनों में कॉमन है, यानी कि तुझे अभाज्य संख्या का मतलब होता है, यानी कि सहभाज्य संख्या हमने माना का P और Q को सहभाज्य संख्या, तो सहभाज्य संख्या क्या होती है, जिनके HCF 1 होता है उसको सहभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि तो इसका तो HCF कहाँ आ रहा है, इसका तो HCF तो 5 आ रहा है, यानी कि HCF 5 आ रहा है, तो हम लिखेंगे समीकरण 2 हुआ 3 से P और Q के, P और Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ संख्या, एक उभयनिष्ठ, कॉमन को उभयनिष्ठ बोलते हैं, उभयनिष्ठ संख्या 5 है ना, कम से कम एक उभयनिष्ठ संख्या क्या है, 5 है। तो हमने क्या हुआ था, इसको हमने परमेय संख्या माना था, अतः करड़ी 5, अतः करड़ी 5 को हमने एक परमेय संख्या, एक परमेय संख्या माना था जो कि गलत है,
इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या हो गया। ऐसे आपको क्वेश्चन नहीं करना है, एक बार और समझ रहा हूं, ऐसे सवाल आते हैं, एक बार और समझाता हूं अच्छे से। यानी कि जो इसमें लिखा है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको करना क्या है, यानी कि उसका उल्टा मानना है। पहले माना √5 एक परमेय संख्या है और परमेय संख्या पीवट की होती है, तो हमने √5 को परमेय संख्या माना है, उसको हमें पीवट क्यू के बराबर रखना है और उसको हमें समीकरण 1 के देना है। और क्या करना है, तो दोनों तरफ वर्ग करना है, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √5 का वर्ग करेंगे तो वर्ग से क्या होगा, कार्डियन हट जाएगा, p² अपॉन q² आ जाएगा। अब p² अपॉन q² आ गया है तो p² यानी 5 को उधर ले आएंगे, q² उधर ले जाएंगे, तो p² 5 से डिवाइड है तो p भी तो 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, कहीं होगा। तो p² 5 से विभाजित है और p भी तो 5 से विभाजित होगी। ठीक है, समीकरण 1 में p बराबर 5c रखना है, समीकरण 1 में p बराबर 5c रखना है। समीकरण 1 यह है, √5 p की जगह क्या रखना है, 5c क्यों नीचे रखना है, जैसा जैसा दोनों तरफ वर्ग करना है, स्क्वायर बोथ साइड, यानी कि √5 का स्क्वायर कराएंगे तो 5 आएगा, 5 का स्क्वायर कराएंगे 25, c का स्क्वायर कराएंगे तो c² आएगा, q² को उधर ले आएंगे, 5q² बराबर 25c² आ जाएगा, q² 25, c² में 5 का भाग दे देंगे तो 5c² आएगा। अब कहीं जाएगा, अब 5 को इधर ले आओ, q² भाग दे दो, क्योंकि हमें तो p और q निकालना है, तो q² 5 का भाग दे देंगे, इसीलिए हमें c² निकालना है। समीकरण 3 से क्या करना है हमको, समीकरण 3 q² 5 से विभाजित है तो q भी तो 5 से विभाजित होगा, अब कहीं होगा। तो समीकरण 2 समीकरण 3 से, समीकरण 2 कहाँ है, समीकरण 2 ये है, समीकरण 3 ये है, p और q में कम से कम एक उभयनिष्ठ संख्या 5 है। उभयनिष्ठ संख्या क्या है, 5 है, तो 5 के तो भाग जा रहे हैं, अतः √5 को हमने एक परमेय संख्या माना था, जो कि गलत है। इससे सिद्ध होता है कि √5 एक अपरमेय संख्या है। ओके, समझ में आ जाएगा। अब बार बार कर लेना, इसको वीडियो देखना है, बार बार स्किप करके आ जाएगा समझ में। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो पूरे को। ठीक है, अब चलते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है। इसका दूसरा क्वेश्चन, ये आपको देखने के लिए मिलेगा ऐसा क्वेश्चन 100%, त्रैमासिक में भी, अर्धवार्षिक में भी और वार्षिक में भी। हमारा मकसद है वार्षिक परीक्षा को टारगेट करना। वार्षिक परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर, जब वार्षिक परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे तो त्रैमासिक में भी आएंगे। वार्षिक को टारगेट करेंगे तो त्रैमासिक और अर्धवार्षिक तो वैसे ही निकल जाएंगे, वो वैसे उसमें तो अच्छे वैसे ही नंबर आ जाएंगे, तो अच्छी तैयारी करोगे। अब चलते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है। मैंने क्या समझाया था, अगर अपरमेय संख्या है तो हम उसको उल्टा मानना है, परमेय संख्या है, क्या मानना है, उल्टा मानना है, परमेय संख्या है। तो माना 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या है। क्या है बच्चे, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। अब परमेय संख्या क्या, वही p/q, तो इस संख्या को हमें p/q के बराबर रखना है। 3 + 2 √5 बराबर p/q, यहाँ भी वही
क्यू बराबर नहीं होना चाहिए क्या, 0। क्यू डज नॉट इक्वल 0, यही है। अब इसको समीकरण 1 दे दो, समीकरण नहीं दे तब भी चलेगा। तो यह क्या करना है हमें, पहले इसमें स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं करना है आपको। अब जो 3 दिख रहा है उसको इधर ले आओ पहले, यानी कि 2 करड़ी 5 जैसा जैसा देखो, और p/q, ये 3 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा है? हमने ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं किया, अभी मैंने जो 3 है इसको इधर लेके आए हैं, 2 करड़ी 5 जैसा लिखा है वैसा लिख दिया है। अब जो 2 दिख रहा है, 2 करड़ी 5 में 2 दिख रहा है, उसको हमें क्या करना है, इसमें भाग देना है। कहीं भाग दे सकते हैं, तो करड़ी 5 जैसा आया है वैसा लिखो, और p/q माइनस का 3, इसकी बट्टे में हमें क्या रखना है, यानी कि 2 का इसमें भाग दे देना है। इतना यहाँ तक समझ में आता है? अभी तक यहाँ कुछ नहीं किया है हमने कि प्लस, यानी कि माना 3 + 2 करड़ी 5 एक परम संख्या है, तो 3 + 2 करड़ी 5 के बराबर p/q रख दिया है, और 2 करड़ी 5 यानी कि 3 को इधर लिया है तो माइनस का हो गया है, करड़ी 5 2 का बस भाग दे दिया है। अगर इसमें 2 का भाग दे दिया है तो यहाँ देखो करड़ी 5 यानी कि रूट के अंतर्गत जितने भी संख्या आती है वो सब अपन में संख्या ही होती है। और जिस p/q देखो यहाँ भी तो p/q बन रहा है, यानी p/q माइनस का 3 बट्टे में 2 है, तो जो पूरा का पूरा जो संख्या दिख रही है आपको इधर वाली, जो क्या है, परम संख्या है। लेकिन करड़ी 5 ये क्या है, एक अपरम संख्या है। कैसी संख्या है, अपरम संख्या है। क्या परम संख्या के बराबर हो सकती है? बिल्कुल नहीं होती है। तो एक करड़ी 5 क्या है, एक अपरम संख्या है, p/q माइनस 3 बट्टे करड़ी, बट्टे में 2 एक परम संख्या है। यह देखिए करड़ी 5 एक अपरम संख्या है, अपरम संख्या है, और p/q माइनस 3 बट्टे 2 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, अतः आप लिखेंगे, अतः परमेय संख्या अपरमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। परमेय संख्या अपरमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। यानी कि परमेय संख्या अपरमेय संख्या के बराबर नहीं होती। अगर दोनों परमेय होते तो हो सकती है, इसके बराबर नहीं हो सकती, बराबर नहीं हो सकती। यानी कि 3 + 2 करड़ी 5 को हमने एक परमेय संख्या माना था, जो कि गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 3 + 2 करड़ी 5 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या हो गया।
यानी कि ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, यानी कि जो अगर प्लस वाला लगा रहता है तो सबसे पहले हमें इसको देखना है। पी बट्टे क्यू 3 को दल लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और 2 के इसमें भाग दे देंगे तो करड़ी 5 बराबर पी बट्टे क्यू -3 बट्टे 2। करड़ी 5 एक अपर में संख्या है और पी बट्टे क्यू -3 बट्टे 2 एक अपर में संख्या है। तो इसको सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। अगर आप गणित में देखोगे थोड़ी इसकी डेफिनेशन यानी कि तो समझा गया है, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल के हिसाब से समझा गया है, तो आप इस तरीक़ा से करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप गणित के हिसाब से करोगे, उसको समझ के करेंगे तो वहाँ आपको समझ में आएगा ही नहीं। तो सबसे मेरा आपको समझाने का मतलब है कि आप इस तरीक़ा से करो, गणित के हिसाब से मत करो। उसमें थोड़ा डिफिकल्ट शब्दों को यूज़ किया गया है, उन डिफिकल्ट शब्दों को आप इतना समझने में अभी परफेक्ट नहीं हो, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इस मेथड से करो, इस तरीक़ा से करो, बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। इसलिए छोड़ देना फटाफट। अब क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे का है, वो तीसरा खुद करेंगे आप, और पहला दूसरा मैं करवा रहा हूँ, पहला दूसरा मैं करवा रहा हूँ और तीसरा खुद करेंगे, ठीक है। तीसरा बिल्कुल इसी तरीक़ा से होना है। इसकी चोट ले लो। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला करेंगे, तीसरे का पहला। अब इसमें क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला, इसमें लिखा है 1 बट्टे करड़ी 2, 1 बट्टे करड़ी 2 एक अपर में संख्या, इसको सिद्ध करना है। कैसे करेंगे? तो हमें पहले मानना है कि 1 बट्टे करड़ी 2 एक परमेय संख्या है, फिर हम आगे करेंगे, फिर उसको 1 बट्टे करड़ी 2 को एक परमेय संख्या मानेंगे तो उसको परमेय संख्या के बराबर रखेंगे, यानी पी बट्टे क्यू के बराबर रखेंगे। उसके बाद फिर वो देखो आगे कैसे करेंगे। तो माना 1 बट्टे करड़ी 2 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, ठीक है। अब 1 बट्टे करड़ी 2 को हम क्या करना है, पी बट्टे क्यू के बराबर रखना है। क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, इतना हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो 1 बट्टे करड़ी 2 लिखा है, इसको हम अगर उल्टा कर दें तो करड़ी 2 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? 1 बट्टे करड़ी 2 को मैं अगर करड़ी 2 रख दूं और पी बट्टे क्यू को अगर मैं क्यू बट्टे पी रख दूं तो हम इसको आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। कैसे? मैं यहाँ पे दोनों को उल्टा रख रहा हूँ, यानी कि करड़ी 1 बट्टे करड़ी 2 रखा है, उसको मैंने करड़ी 2 रख दिया। तो यहाँ पे पी बट्टे क्यू रखा है, उसको मैंने क्यू बट्टे पी रख दिया। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। अभी मैंने ऐसा एक सवाल करवाया था, पहला ही क्वेश्चन करवाया था कि सिद्ध कीजिए करड़ी 5 एक अपर में संख्या है, जैसे करवाया था। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल उसी तरीका से करना है। इसको मैंने करड़ी 5 एक समीकरण दे दिए, तो दोनों तरफ फर्क करेंगे तो 2 आएगा, यह करेंगे तो क्यू स्क्वायर बट्टे पी आएगा, पी स्क्वायर आएगा। अब पी स्क्वायर को उधर ले आएंगे तो पी स्क्वायर आ जाएगा, बराबर इधर क्या आएगा, क्यू स्क्वायर बट्टे
2 आएगा, यही है, यही आएगा। अब यहाँ इसको मैंने समीकरण 2 दे दिया। अब देखो की स्क्वायर 2 को विभाजित कर रहा है, यानी कि क्यू स्क्वायर को 2 विभाजित कर रहा है, तो क्यू भी 2 से विभाजित होगा, क्यू भी 2 से विभाजित होगा। फिर क्या करेंगे हम, फिर क्या करेंगे, जैसे आगे करेंगे, जैसा पहला सवाल मैंने करवाया था बिल्कुल उसी तरीके से करना है आपको, यानी कि स्क्वायर 2 से विभाजित है, क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो क्यू भी तो 2 से विभाजित होगा, तो क्यू भी 2 से विभाजित, वो भी 2 से विभाजित क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। अब मैं कहा बिल्कुल होगा। अब करना क्या है, समीकरण 1 में q बराबर क्या रखना है, 2c रखना है, q बराबर क्या रखना है, 2c रखना है समीकरण 1 में। समीकरण 1 में क्या रखना है, q बराबर 2c। वहां करड़ी 5 चल रहा था तो हमने p बराबर 5c रखा था, यहाँ करड़ी में 2 चल रहा है तो यहाँ हम क्या करेंगे, q बराबर 2c रखेंगे। अपने मन से नहीं रखना है, जिसके बारे में पूछा जाता है उसी को रखेंगे। अगर इसमें करड़ी 2 के बारे में पूछा है तो हमें क्या रखना है, q बराबर 2c रखना है। क्या रखना है, q बराबर 2c रखना है, ठीक है। अब यहाँ से आपको आगे करना है, ऐसे आपको खुद करना है, इतनी मेहनत थोड़ा बहुत करना पड़ेगा आपको। इसका कॉपी करो, ये यहाँ से आगे आपको करना है, ठीक है। समीकरण इतना रख देना, q बराबर 2c, फिर आगे करना जो समीकरण जो पहला क्वेश्चन करवाया है बिल्कुल उसी तरीका से होना है। वह करड़ी 5 था, यह करड़ी 2 है, ठीक है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, 7 करड़ी 5। दूसरा क्वेश्चन ने कहा है कि 7 करड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमें क्या करना है, इसको उल्टा मानना है। 7 करड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है, माना 7 करड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। एक उल्टा मानना है, एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो इसको बराबर रखो p बट्टे q के, बराबर p बट्टे q डज नॉट इक्वल टू। तो यहाँ देखो, यहाँ पे करड़ी 5 7 करड़ी 5 रखा है तो हम इसमें 7 का भाग दे दो। ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, करड़ी 5 रखा है, करड़ी 5 रख दिया है, तो यह रखा है p बट्टे q, तो इसमें 7 का भाग तो दे सकते हैं अपन, 7 तो उसको ऐसे भी तो रख सकते हो ना, करड़ी 5 p बट्टे q 7 का इसमें गुणा हो जाएगा तो 7 q हो जाएगा, 7। अब यहाँ देखो, जस्ट सेकंड क्वेश्चन करवाया था मैंने, वैसे ये क्या है अपने पास, आप कहेंगे ये है हमारे पास एक अपरिमेय संख्या है, और ये क्या है, आप कहेंगे ये है अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको p बट्टे q के फॉर्म में दिखाया गया है। ये करड़ी 5 है, तो करड़ी 5 है, एक अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। यानी कि आप लिखेंगे करड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और p
P/7Q एक परमेय संख्या है, ऐसा करेंगे परमेय संख्या है। फिर लिखेंगे कि अपरमेय संख्या परमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, यानी कि लिखेंगे यहाँ इधर में परमेय संख्या अपरमेय संख्या के बराबर अपरमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। अतः 7/5 को हमने एक परमेय संख्या माना, एक परमेय संख्या माना था, जो कि गलत है, इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि 7/5 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। हो गया आपकी क्वेश्चन भी हो गया, एक पॉइंट तो पूरी कंप्लीट हो गई, यानी कि पूरा का पूरा एक चैप्टर पूरा खत्म हो गया है, अध्याय खत्म हो चुकी है। मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार और समझाइएगा। हमने इसमें लिखा है कि 7/5 एक अपरमेय संख्या कैसे सिद्ध करना है। हमें क्या करना है, माना 7/5 एक परमेय संख्या है और 7/5 को फिर P/Q के बराबर रखना है, क्योंकि परमेय संख्या मान लिया है तो 5 बराबर P/Q और 7 के इसमें भाग दे दिया, तो 5 बराबर 7/7Q P/7Q। तो 5 क्या है, आप कहेंगे 5 तो एक परमेय संख्या है, सॉरी अपरमेय संख्या है, और P/7Q क्या है, एक परमेय संख्या है, लेकिन अपरमेय संख्या क्या परमेय संख्या बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती है। पहले ही क्वेश्चन में समझाया है, सॉरी सेकंड क्वेश्चन में समझाया है कि परमेय संख्या अपरमेय संख्या के बराबर या समान नहीं हो सकती है, यानी कि अपरमेय संख्या परमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। अतः 7/5 को हमने एक परमेय संख्या माना था, जो कि गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 7/5 एक अपरमेय संख्या है। बिल्कुल सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाया है, मैंने पूरे चैप्टर ही सिंपल भाषा में ही समझाया है। आप इस तरीका से क्वेश्चन को करेंगे तो आपको कहीं कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब थोड़ा अगले चैप्टर के बारे में थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अगले चैप्टर में क्या है, अब मैं आगे करवा नहीं रहा हूँ कुछ, अगले चैप्टर के बारे में थोड़ा जानकारी मैं दे देता हूँ। अगले चैप्टर में क्या है वो मैं देख रहा हूँ। हो सकता है तो बहुपदी होगा, पॉलिनोमियल होगा। अब देखो बहुपद क्या होता है, जो बहुपद होता है यानी पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है, तो इसका क्लासिफिकेशन भी होता है, यानी कि घात के आधार पावर के आधार पर भी होता है, और इसको हम पदों के आधार पर विभाजित करते हैं।
कितने पद होते हैं, जैसे द्विपदी, एकपदी, त्रिपदी होता है, वो घात के आधार पर भी द्विघात, त्रिघात, चतुर्थघात वाले इस प्रकार के बहुत होते हैं। तो ज़्यादातर आपके चैप्टर में दिया है वो त्रिघात वाला या द्विघात वाला ही दिया है, ठीक है। अगली वीडियो में मैं थोड़ा आपको बहुपद के बारे में ही समझाऊंगा। आप पढ़ते रहें, गर्मियों का भी टाइम है, ज़्यादा नहीं तो पढ़ें, 1 घंटा 2 घंटा तो पढ़ें, ठीक है। और आप गर्मियों में अपना ध्यान भी रखें, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं खाएं कि हमारे सेहत के लिए हानिकारक हो, ठीक है। और अपना ध्यान रखें, ठीक है बच्चों। मिलते हैं अगली वीडियो में। मस्त रहे, स्वस्थ रहे, तो आप पढ़ाई करते रहें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।